हेलो, आई एम विशु बर्मन। आप मेरे साथ देख रहे हैं यूपीएससी इकोनॉमी सिंप्लीफाइड सीरीज़ का लेक्चर नंबर 14। लास्ट लेक्चर में हमने एनबीएफसी के बारे में पढ़ा था, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के बारे में, और उसको हमने डिटेल में कवर किया था। यदि आपको मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। चलिए, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो, ना ही लाइक करते हो। प्लीज़ ऐसा ना करें, एक मेहनत लगती है लेक्चर बनाने में। और मैं मेरे पे आप विश्वास करना, मैं एक ऐसा लेक्चर आपको दे रहा हूँ जो कोई भी फ्री में यूट्यूब पे इतना डिटेल में नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, मेरा कोई सेल्फिश रीज़न नहीं है, बस मैं चाहता हूँ कि आपके मेरे द्वारा जो आप तक कंटेंट जा रहा है वो बेस्ट क्वालिटी का जाए। ठीक है, चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए स्टार्ट करते हैं। एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जिसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म में एनपीए। एनपीए क्या होता है, किसी को पता है तो कमेंट करें। चलिए देखें, एक कस्टमर है, ये बैंक का कस्टमर है। किसका है? बैंक का कस्टमर। ठीक है, इसने बैंक से लोन लिया था। इसने क्या लिया था? बैंक से लोन लिया था। ये देखो, बैंक ने इसको लोन दिया था। जब बैंक ने इससे लोन दिया था तो ये कहीं ना कहीं बैंक को इंटरेस्ट भी देगा, ब्याज भी देगा। ठीक है, और भाई जो मूलधन है, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, जो इसको लोन के रूप में मिली थी, वो तो देना ही है, और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देगा ये कस्टमर बैंक को, बैंक। अब मान लो एक टाइम ऐसा आ गया कि इसने 90 दिन से ज़्यादा हो गए, इसको क्या हो गई? 90 दिन से ज़्यादा हो गए। ठीक है, जो डेज हैं वो 90 दिन से ज़्यादा हो गए। इसने बैंक को इंटरेस्ट नहीं दिया, ना ही इसने कोई प्रिंसिपल अमाउंट लौटाई। मतलब इस कस्टमर को इतना टाइम हो गया, इसको जिसने लोन लिया था उसने 90 दिन से ज़्यादा हो गया। ठीक है, या बोलो 90 दिन हो गए या 90 दिन से ज़्यादा हो गया, उसने ना तो इंटरेस्ट लौटाया बैंक को, ना ही उसकी प्रिंसिपल अमाउंट लौटाई। तो जब ये ऐसा एसेट क्रिएट हो जाता है, ठीक है, कि एक कस्टमर जिसने लोन लिया है उसको 90 दिन से ज़्यादा हो गई है, ना तो वो इंटरेस्ट दे रहा है बैंक को, ना ही प्रिंसिपल अमाउंट दे रहा है, उसी चीज़ को बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एनपीए। ठीक है, उसी चीज़ को क्या बोलते हैं? एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, मतलब कहने का ये कि एनपीए जो है वो किसी भी या एनी बैंक या एनी फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की उस उधारी को माना जाएगा जो 90 दिनों से ज़्यादा या 90 दिन तक किसी भी लोन का इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अमाउंट बैंक को नहीं लौटाया जाता। ठीक है, सिंपल बात है। चलिए, सिंपल भाषा में आप समझ गए कि एनपीए क्या होता है। एनपीए का मतलब ये होता है। अब एनपीए का क्लासिफिकेशन किया गया है। एनपीए का क्या किया गया है? क्लासिफिकेशन। एनपीए की डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गई। एनपीए की सिंपल सी डेफिनेशन है, यदि मैं बैंक से उधार लेता हूँ और मैं 90 दिनों तक अपने लोन का ना तो इंटरेस्ट दे रहा हूँ बैंक को, ना ही जो मैंने लोन के रूप में राशि ली थी, जो पैसा लिया था, ना ही मैं बैंक को लौटा रहा हूँ, तो वो एसेट, वो मैं अब जो मैंने लोन लिया है वो बैंक का क्या कहलाएगा? वो एनपीए कहलाएगा, क्योंकि मैंने 90 दिनों को तक उसका ना तो ब्याज दिया है, ना ही उसका मूलधन दिया है, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट भी बैंक को नहीं लौटाया है। ठीक है, तो मैं कैसी एसेट हो गया बैंक का? मैं एसेट कैसा हुआ? नॉन परफॉर्मिंग, क्योंकि मेरी तरफ से तो कोई परफॉर्मेंस हो ही नहीं रही बैंक को, है ना, तो उसको बोलते हैं एनपीए। अब देखते हैं एनपीए का क्लासिफिकेशन किया गया है। एनपीए क्लासिफिकेशन 3 चीज़ों में किया गया है, मतलब 3 क्लास में किया गया है। आइए वे तीनों देखते हैं।
एक होता है आपका सब स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन, एक होता है आपका डाउटफुल एसेट, और एक होता है आपका लॉस एसेट। जो आपका सब स्टैंडर्ड वाला है, ठीक है। सब स्टैंडर्ड जो क्लास है एनपीए क्लासिफिकेशन की, जो सब स्टैंडर्ड क्लास है, वो ये बोलती है कि कोई भी एसेट, एनी एसेट, एनी, या आप बोल सकते हो एनी कैपिटल परिसंपत्ति जिसको हिंदी में बोलते हैं, यदि उसका 1 ईयर तक, ठीक है, टिल 1 ईयर, ठीक है, 1 ईयर तक यदि वो एनपीए क्लास में पड़ी है, एनपीए की कैटेगरी में है, किस कैटेगरी में, एनपीए की कैटेगरी में, तो वो कहलाती है सब स्टैंडर्ड, ठीक है। मतलब मान लो मैंने जो लोन लिया था और मैं उसको 1 साल तक उसका ना तो बैंक को इंटरेस्ट दे रहा हूँ, ना ही प्रिंसिपल अमाउंट दे रहा हूँ, ठीक है, तो वो लोन किस कैटेगरी में आएगा, वो लोन आएगा सब स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन में, ठीक है। एनपीए की कौन सी क्लास में आएगा, वो सब स्टैंडर्ड में। इट मीन्स एनी कैपिटल या एनी लोन, एनी क्रेडिट जो हमने बैंक से लिया है, यदि हम उसको 1 साल के अंदर समझ रहे हो, 1 साल के अंदर वो एनपीए में पड़ा हुआ है, 1 साल हो गया उसको, नॉन परफॉर्मेंस एसेट है, तो वो कहलाता है सब स्टैंडर्ड, ठीक। चलिए, डाउटफुल एसेट, डाउटफुल का मतलब आप समझ रहे हो कि वह एसेट जो अब ये तो 1 ईयर तक हो गया, टिल 1 ईयर तक, एक वो एसेट समझ रहे हो, या वह एसेट, एनी एसेट मोड, इसको एसेट बोल देते हैं, ठीक है। चलिए, एक एसेट वो अब जिसको 1 साल से ज़्यादा हो गया, जिसको 1 ईयर से ज़्यादा हो गया, और वो एसेट अब भी एनपीए में है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, उसका अब भी कोई भुगतान नहीं किया जा रहा है बैंक को एक कस्टमर के द्वारा ना, तो उसको बोलते हैं हम डाउटफुल, ठीक है। या सीधी सी बात है, सॉरी मैं यहाँ मिस्टेक कर गया, वह एसेट जो 1 साल से ज़्यादा हो गया है और अब भी वो किस कैटेगरी में, वो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में पड़ा है, किसमें, सब स्टैंडर्ड। देखो, जब तक कोई एसेट 1 साल तक एनपीए में है, जब तक कोई एसेट 1 साल तक एनपीए में है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट कैटेगरी में है, तो सब स्टैंडर्ड है। लेकिन डाउटफुल एसेट वो है कि एक एसेट है वो 1 साल से ज़्यादा हो गया है और वो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में पड़ा है, किसमें, सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में पड़ा है, तो वो कहलाते हैं डाउटफुल एसेट, ठीक है। एक होता है आपका लॉस एसेट, मतलब वह एसेट जिसके अकॉर्डिंग बैंक के जो ऑडिटर है ना, बैंक की जो ऑडिटर जो बैंक की वो तैयार करते हैं ऑडिट, है ना, वो पहचान लेते हैं कि भाई ये जो एसेट है उसे 36 मंथ हो गए, कितने हो गए, 36 मंथ, मतलब कोई एसेट है उसको 36 मंथ मतलब 3 ईयर, कितना हो गया, 3 ईयर हो गया, और वो अभी किस में, एनपीए में है, किस में पड़ा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्लास में है, तो उसको बोलते हैं लॉस एसेट, उसको क्या बोलते हैं, लॉस एसेट, ठीक है। ये 3 क्लास थी, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस एसेट। वह एसेट जिसका 1 साल तक एनपीए में पड़ी हुई है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में पड़ी हुई है, वो है सब स्टैंडर्ड। डाउटफुल एसेट वो है कि एक एसेट है अब उसको 1 साल से ज़्यादा हो गया है, वो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में पड़ी हुई है, इट मीन्स इंडायरेक्टली वो एनपीए में ही पड़ी हुई है। सब स्टैंडर्ड तो एनपीए से जुड़ा हुआ है ना, तो बेस तो एनपीए ही है, तो वो क्या कहलाती है, डाउटफुल एसेट कहलाती है। लॉस एसेट वो है कि वह एसेट जो 36 मंथ हो गए अभी वो एनपीए में पड़ी हुई है, ठीक है। आप सब स्टैंडर्ड बोल लो
या इसको या और या करके बोल दो NPA ना। मैं यहाँ इसको लिख दूँ सब स्टैंडर्ड और NPA, कुछ भी बोल लो, बात एक ही है, ठीक है, समझ लो। तो एसेट जो 36 मंथ मतलब 3 ईयर से NPA में पड़ी है वो लॉस एसेट कहलाती है, ठीक है। और ये पता कैसे चल रहा है कि वो 36 मंथ तक जो है NPA में, वो जब ऑडिट करते हैं ना बैंक के जो ऑफिसर्स होते हैं वे देखते हैं, वे पहचान लेते हैं कि भाई ये तो लंबा चला गया, इसका ही लॉस है, ये खो दी, क्योंकि जिसने शुरू में नहीं इंटरेस्ट नहीं दिया बैंक को, है ना, लॉन्ग टर्म हो गया है, 3 साल बड़ी बात होती है। आदमी 2 दिन के लिए पैसा लेके चला जाए, आदमी की जब सर में दर्द हो जाए, यहाँ 3 साल की बात है ना। तो वो क्या है कि वो देगा ही नहीं, वो लॉस हो चुकी है, वो खो दिया है बैंक ने वो एसेट, ठीक है, चाहे वो कितने का ही लोन हो, ठीक है। चलिए, अब कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा ना कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है वो क्रिएट हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, है ना, इसका कोई ना कोई रीज़न होगा। मैं देखो जो NPA है वो हमारे इंडिया में ये यार, ठीक है, हमारे इंडिया में हर साल मतलब वो बढ़ रहा है। NPA जो है हमारे इंडिया में एवरी ईयर इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। वो ये एक चिंता की बात है, एक टेंशन वाली बात है, ठीक है। क्यों है मैं बता देता हूँ। पहले हम देखते हैं कि NPA के रीज़न क्या हैं। जो NPA हमारा इंक्रीज़ हो रहा है ना, उसके रीज़न देख लेते हैं, उसके रीज़न से देख लेते हैं, ठीक है। पहला रीज़न देखते हैं हम, पहला रीज़न है अनसर्टेनिटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। देखो कैसे, आपको पता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हम किसानों को लोन देते हैं, हम फार्मर्स को लोन देते हैं, ठीक है, कि वो अपनी उपज बनाए, प्रोडक्शन करें, ठीक है, मिल में गन्ना जाए, यदि गन्ना उगा रहा है कोई तो गन्ना शुगर मिल में जाए, चीनी का प्रोडक्शन हो, ठीक है, और उसको अपने जो उसने उगाया है उसको पैसा मिले, ठीक है। और जब किसान में पैसा नहीं होता है तो उसको जो सीड्स का जो फंड है, जो उसका उगाई का, कटाई का, बुआई का जो खर्चा होता है वो बैंक दे देता है, क्योंकि वो बैंक उसको कम परसेंट पे लोन दे देते हैं। बट ऐसा हो जाता है कि मौसम बिगड़ गया। चलो मैं एक एग्जांपल की तरह समझा रहा हूँ। देखो मैं आपको जैसे मान लो ये एक फार्मर है, ठीक है, अपना किसान भाई है, ठीक है, किसान भाई है, ठीक है। अब इसको अपने इस पे चावल की खेती करनी है, किसकी, चावल की, राइस उगाना है, इसको क्या उगाना है, राइस उगाना है, ठीक है। इसके पास पैसा नहीं है, ये बैंक के पास गया, ये बैंक है हमारा, बैंक ने लोन दे दिया। बैंक ने बोला ठीक है तुम्हारे पास भाई बीज के लिए, बुआई के लिए, कटाई के लिए, है ना, पैसा नहीं है, तो एक काम करो मैं पैसा दे रहा हूँ। तो इन्होंने बोला ठीक है जी, अब मुझे X रुपीज़ का लोन दे दीजिए। अब इन्होंने X रुपीज़ का लोन दे दिया भाई, ठीक है। अब X रुपीज़ का लोन दिया, अब ये जो लोन X रुपीज़ का है वो Y% के इंटरेस्ट रेट पे दिया, ठीक है, वो Y% पे दे दिया, Y% के ब्याज पर दे दिया। चलिए, इसको राइस उगाना था, किसान आया, किसान ने राइस उगाया, किसान ने बीज डाल दिए, ठीक है, लो, ठीक है, लो, नराई कर दी, सब कर दिया, बीज डाल दिए हमारे फार्मर ने। अब आपको पता है कि जो चावल है उसको बारिश के मौसम में उगाया जाता है, मानसून के समय में उगाया जाता है, क्योंकि ये खरीफ की फसल है। पहली बात तो ये है, चावल कौन सी फसल है, खरीफ की फसल है। तो इसको इरिगेशन के लिए भाई कम से कम इसको पानी चाहिए होता है 100, मैं मान के चलो 150 सेंटीमीटर, ठीक है, 100 सेंटीमीटर के बीच से 150 सेंटीमीटर बारिश चाहिए इसको, ठीक है। अब होता है कि मानसून का मौसम है बट मानसून लेट आ रहा है,
मानसून लेट आया, ठीक है, मानसून ने बहुत ही लो रेनिंग करी, बहुत कम बारिश करी, मतलब वो इतनी कम बारिश करी कि चावल उग नहीं पाया सही से। जब चावल का प्रोडक्शन अच्छे से नहीं हुआ तो फार्मर की जो इनकम है, भाई मंडी में भी माल कम ही जाएगा, क्योंकि बेचारे के यहाँ चावल प्रोडक्शन कम हुआ तो इनकम भी कम ही बनेगी। जब इनकम कम बनेगी, ठीक है, अब फार्मर को ये प्रॉब्लम हो गई कि वो लोन कैसे चुकाए। कई बार तो बारिश इतनी तेज़ आती है कि फसल नष्ट हो जाती है, ठीक है, कई बार बाढ़ आ जाती है उसके सेक्टर में जहाँ चावल उगा रखे हैं। जैसे अभी देखा आपने कि ये जो हमारा 2025 का मानसून गया है, हर जगह बाढ़ आई है ना, पंजाब की ये फसल भी बर्बाद हो चुकी है, ठीक है। चावल को, राइस को पानी चाहिए, बट एक क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं कि बस पानी की बौछार कर दो, ऐसा नहीं। बाढ़ आया पंजाब में तो फसल उनकी बर्बाद हो गई। बहुत से फार्मर ने लोन भी ले रखा होगा बैंक में, ठीक है। अब वे बैंक का ना तो लोन दे सकते बेचारे, वे इस हालात में हैं, ना ही वे इंटरेस्ट रेट दे सकते हैं, ब्याज भी नहीं दे सकते, ठीक है। तो धीरे धीरे वो क्या क्रिएट होने लगी कि भाई 90 दिन तक यदि नहीं दिया लोन या इंटरेस्ट रेट नहीं दिया बैंक को, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहलाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो अनसर्टेनिटी है उसका रीज़न ये होता है कि एक तो कई बार होता है कि फार्मर को, अब मान लो हमारा राइस भी अच्छा हो गया, सपोज दैट हमने राइस का प्रोडक्शन भी हाई कर लिया या अच्छा कर लिया, बट उसको वो रकम नहीं मिली, वो उसको वो प्राइस नहीं मिला जो वो चाह रहा था फार्मर। समझ रहे हो कि भाई वो चाह रहा था भाई मेरी सेविंग भी बन जाए, इससे मेरा लोन भी उतर जाए, ठीक है, और मेरे बच्चों का पढ़ाई भी हो जाए, ठीक है। बट उसको वो मंडी ने वो प्राइस नहीं दिया उसको, उसके चावलों का, उसके राइस का, तो फार्मर फिर भी क्या रह गया, बेचारा लॉस में रह गया, वो तो हानि में ही रह गया ना, ठीक है। अब उसके पास सिर्फ इतना ही पैसा आया, यदि प्रोडक्शन भी अच्छा हो जाता है चावल का तो उसके पास सिर्फ इतना पैसा आया कि वो या तो बच्चों को पढ़ा ले या आने वाली खेती के लिए फिर वो अपना मतलब एक्सपेंडिचर करे मशीनों में, ट्रैक्टर में, बीज में, ठीक है, या वो लोन दे दे उस पैसे से। तो वो इसलिए बेचारा गिर जाता है एक फार्मर, है ना। और आप जान रहे हो कि इंडिया का 57% पॉपुलेशन का जो पार्ट है वो एग्रीकल्चर पर इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इंडिपेंडेंट है एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है। फिर भी हमारी बुरी स्थिति इतनी है एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है। तो भी बेचारे लोन नहीं चुका पाते तो क्या बन जाता है, वो NPA तो बन जाएगा ना, ठीक है। पहली बात आप समझ गए कि अनसर्टेनिटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर क्यों कहा जा रहा है, क्या रीज़न है, ये रीज़न है। चलिए, कई बार ऐसा होता है कि आपने सरसों उगाई, ठीक है, और आपने देखा होगा राजस्थान में सरसों उगाई थी और टिड्डे आए थे, टिड्डे जिसको बोलते हैं ना टिड्डे, और इंग्लिश में तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ हिंदी में पता है, टिड्डे आए थे और वो खा गए फसल को, तो किसान की पूरी फसल बर्बाद होगी। भाई किसी ना किसी किसान ने लोन तो लिया होगा ना बेचारे ने बैंक से, और वो लोन कैसे दे, उसकी तो फसल ही बर्बाद होगी जिस पे उसकी पूरी ज़िंदगी टिकी हुई थी, जिसके उसके ऊपर मतलब पूरी ज़िंदगी नहीं, सॉरी, जिस पे उसका भरोसा टिका हुआ था कि वहाँ से पैसा आएगा, फसल आएगी, सरसों बेचूंगा, फिर बच्चों को पढ़ाऊँगा, बैंक का लोन भी दूंगा, घर का भी अच्छा ठीक राशन चलेगा, फिर मैं उस पैसे से अपना आने वाली जो फसल है, क्रॉप है, उसको फिर से उगाऊँगा। बट वो तो टिड्डे सारा नाश कर गया। अब उसको उस चीज़ पे तो किसान का जोड़ नहीं था ना। तो यही रीज़न है अनसर्टेनिटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है। दूसरा पॉइंट, डिक्लाइन इन इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट, ठीक है, मतलब औद्योगिक संवृद्धि दर में कमी, डिक्लाइन मतलब गिरावट इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट में, ठीक है। अब वो मैं कैसे बात कर रहा हूँ, आइए इस बारे में देखते हैं। मान के चलो कि एक इंडस्ट्री है, ठीक है, और इसने कुछ प्रोडक्शन करा। पहले तो इसने प्रोडक्शन करने के लिए बैंक से लोन लिया, बैंक ने इसको लोन दे दिया, चलो भाई ठीक है, ठीक है।
अब प्रोडक्शन करा, हो सकता है ये जितना प्रोडक्शन चाह रहा था उतना नहीं हुआ, उसके प्रोडक्शन में गिरावट आ गई। क्या आ गई? गिरावट आ गई। जब प्रोडक्शन में गिरावट आ गई तो इनकम भी बेचारे पे कमी बनेगी, मतलब इनकम भी कम बनेगी। जब इनकम कम बनेगी, ठीक है, या सेविंग कम होगी उस पर, तो क्या लोन चुका पाएगा? भाई इसने 2 रुपये का या 3 रुपये का लोन तो नहीं लिया होगा, अगले की इंडस्ट्री है, करोड़ों में लोन लिया होगा, है ना। तो इसका इतनी इनकम नहीं बनी कि वो लोन का इंटरेस्ट भी पहुंचा दे, ठीक है। तो वो 90 दिन तक यदि नहीं करता है, तो 90 दिन तक यदि लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो बैंक को नहीं देता है इंडस्ट्री वाला, और ना ही इंटरेस्ट रेट देता है, तो वो क्या कहलाएगी? फिर एनपीए कहलाएगी, ठीक है। होता है ना कई बार कि सपोज दैट मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, सुनो। जैसे मान के चलो ये हमारा इंडिया है, ठीक है, ये हमारा इंडिया है, ये मुंबई है, ठीक है, मुंबई है। यहाँ एक फैक्ट्री है, किस चीज़ की फैक्ट्री है? ये पेट्रोल की फैक्ट्री है, ये पेट्रोल मतलब यहाँ फिल्टर होता है और बनता है। क्रूड ऑयल हम मंगा रहे हैं रशिया से, ठीक है। रशिया इस टाइम बिजी है यूक्रेन के साथ, ठीक है। अब हुआ ये कि ये वॉर हो रहा है, और वॉर में चीज़ें महंगी होती हैं, कॉस्टली होती है। आगे इन्फ्लेशन पढ़ाऊंगा टॉपिक, उसमें आप चीज़ें समझ जाओगे, ठीक है। रशिया ने अपने पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए, रशिया ने पेट्रोल पहुंचा दिया, बट ये चाह रहा था कि मैं X लीटर पेट्रोल का यूज़ करके वाई प्रोडक्शन बना दूँ, वाई प्रोडक्शन क्रिएट कर दूँ, जो भी वो प्रोडक्ट कर रहा है पेट्रोल का, ठीक है। क्योंकि हम रशिया से मंगा रहे हैं क्रूड ऑयल, कच्चा ऑयल, क्रूड ऑयल मंगाते हैं, ठीक है। वो चाह रहा है फिर फिल्टर करके पेट्रोल को मैं X लीटर प्रोडक्शन वाई प्रोडक्शन प्राइस में रुपीज़ में बेच दूँ, बट उसको पीछे से ही महंगा मिला। जब उसको महंगा मिल रहा है तो वो क्या X लीटर खरीद पाएगा? नहीं खरीद पाएगा, ठीक है। वो देखेगा इतना तो मेरा बजट है ही नहीं, तो फिर वो कितना खरीदेगा? वो X-1 लीटर खरीदेगा। जब वो कम खरीदेगा तो भाई प्रोडक्शन भी पेट्रोल का कम होगा, ठीक है। तो ऐसे ही उसकी इनकम भी, जब उस पेट्रोल को सेल करेगा उसकी इनकम भी कम जनरेट होगी। और अगले ने तो लोन ले रखा है बैंक से, ठीक है। इंटरेस्ट रेट वैसे हाई है इसका, इंटरेस्ट रेट, ठीक है। इंटरेस्ट क्या है, ब्याज दर क्या है, हाई है, ठीक है। तो हो सकता है कि वो 90 दिन तक उसके पास बेचारे के ऐसा कुछ ना बचे कि वो दे इंटरेस्ट रेट बैंक को, है ना, या प्रिंसिपल अमाउंट भी बैंक को पहुंचा पाए, ठीक है। ऐसा नहीं कर पाएगा कुछ। तो इस सिचुएशन में क्रिएट होती है आपकी एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है। तो ये है इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट। भाई उसका तो ग्रोथ रेट गिर गया ना, बेचारा कहाँ ग्रोथ कर पा रहा है, समझ रहे हो मेरी बात। जब इच्छा के अनुसार प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, निगेटिविटी में प्रोडक्शन हो रहा है, निगेटिव पॉइंट में हो रहा है, तो वो चीज़ें नॉन परफॉर्मिंग एसेट का एक रीज़न हो सकता है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाए, ठीक है। अब आपको मैंने बता दिया इस बारे में। तीसरे पॉइंट में हम देखेंगे, सेकंड पॉइंट हमने देख लिया डिक्लाइन इन इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट। थर्ड पॉइंट में हम देखेंगे बैड मैनेजमेंट ऑफ बैंक्स। यदि किसी भी बैंक का मैनेजमेंट सिस्टम ख़राब है, ठीक है, तो हो सकता है कि पॉसिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा है कि वो एनपीए में चला जाए, उसके एनपीए में, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में क्या हो, ग्रोथ हो जाए। मतलब वो टाइम से लोन की रिकवरी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। जिस बैंक ऑफिसर को फील्ड पर भेजा जाता है लोन का कलेक्शन करने के लिए, है ना, कई बार होता है कि भाई लोन नहीं दे रहा है आदमी 2 महीने से, 60 दिन हो गए हैं नहीं दे रहा है। इससे अच्छा है कि जो लोन है
वो जो एनपीए में आए, इससे अच्छा है कि उससे पहले जाके देख लो कि वो कब तक इंटरेस्ट देगा। यदि वहाँ पर वो जो बैंक ऑफिसर है जो लोन कलेक्ट कर रहा है टाइम से नहीं जाता है, तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो सकती है कि वो जो लोन है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट में शामिल हो जाए। तो यहाँ पे बैंक, बैड मैनेजमेंट ऑफ बैंक भी बड़ा ही अच्छा खासा रोल निभाता है। ठीक है, आइए अब देखते हैं कुछ टर्म्स देखते हैं जो रिलेटेड है एनपीए से। एनपीए से रिलेटेड टर्म्स देखते हैं या वोकैब देखते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे पहला वर्ड है एनपीए से रिलेटेड जिसको बोलते हैं हम रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चरिंग रिंग ऑफ लोन, हिंदी में उसको बोलते हैं ऋण का पुनर्गठन। ठीक है, या ऋण की पुनर्संरचना। ठीक है, ये हिंदी में बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, इसमें सीधे से ये बोला जाता है कि मान लो कोई बैंक है और बैंक जो है वो लोन दिया उसने अपने कस्टमर को। ठीक है, और वो लोन इस प्रकार से, सॉरी जस्ट वेट, हाँ जी, कोई आ गया था तो इसलिए थोड़ा बाहर जाना पड़ा। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन, इसमें क्या होता है कि कोशिश बैंक ये करता है कि यदि कोई लोन एनपीए में शामिल हो गया है, यदि कोई लोन एनपीए में, कोई एसेट एनपीए में शामिल हो चुका है या होने वाले की संभावना है, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो बैंक कुछ कदम उठाता है कि कोई भी एसेट जो है वो एनपीए से बाहर आ जाए। उसके लिए वो क्या करता है, एनपीए करता है कि भाई ऐसा है, हम है ना रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं लोन को रीस्ट्रक्चर कर देते हैं। इट मीन्स उसमें बदलाव करते हैं, लोन की इंटरेस्ट रेट में थोड़ा बदलाव कर देते हैं। ठीक है, लोन की जो टाइम पीरियड है उसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, बस सहूलियत हो जाए कस्टमर को। वो बेचारा 12 महीने में लोन नहीं दे सकता, चलो ऐसा यार हम नहीं चाहते हमारा एसेट जो है वो एनपीए में शामिल हो, तुम एक काम करो 12 महीने की जगह तुम ना 16 महीने में दे दियो, 4 महीने एक्स्ट्रा और ले लो यार, बट है ना हमारा कोशिश करना कि हमारा जो एसेट है वो आप एनपीए में ना पहुंचाएं। बैंक मतलब कस्टमर से ये गुजारिश भी कर सकता है। ठीक है, रिस्ट्रक्चरिंग लोन में क्या क्या करेगा बैंक बोलेगा भाई देखो ऐसा है, जो लोन का जो टाइम पीरियड है, किसका, लोन का जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड ऑफ पेमेंट, जो भुगतान का जो समय है उसको बढ़ा देगा बैंक। ठीक है, किसके तहत, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन के तहत, ताकि एनपीए में हमारी एसेट ना जाए। ठीक है, वो बोलेगा भाई इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो रहा है फार्मर पे, उनकी फसल बर्बाद हो चुकी है, काम करो इंटरेस्ट रेट घटा दो। या किसी इंडस्ट्री का प्रोडक्शन इतना हुआ नहीं कि बेचारा वो हमारा इस इंटरेस्ट रेट पे लोन दे पाए, और क्या पता साला हमारी एसेट जो है एनपीए में चली जाए, तो इससे अच्छा एक काम करो तुम कि इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया जाए। ठीक है, जिससे हमारी जो एसेट है वो एनपीए में ना शामिल हो। ठीक है, तो इस तरह से ये काम भी करते हैं बैंक। एनपीए की एक वोकैब होती है जिसको बोलते हैं रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन। ठीक है, एनपीए के अंदर ही आती है ये। ठीक है, ये एक सॉल्यूशन है कि एसेट हमारा एनपीए में ना जाए, ये एक सॉल्यूशन है। ठीक है, एक होता है आपका रिटर्न ऑफ एसेट, दूसरी जो वोकैब है उसको बोलते हैं रिटर्न ऑफ एसेट्स। मतलब ये है, रिटर्न ऑफ एसेट वो है कि बैंक ना सीधा लिख के बोलता है, इसमें ना बैंक सीधा बोलता है, जो बैंक होता है, ठीक है, वो सीधा बोलता है कि भाई जो लोन लेने वाला है, जो लोन लेता है प्रोर, जिसको हमने लोन दिया है, ठीक है भाई, वो लोन नहीं चुकाने का। ठीक है, वो लोन नहीं चुकाने का, क्योंकि उसको देख लिया भाई बहुत लंबा टाइम हो गया वो लोन नहीं दे रहा है। तो जब वो लोन नहीं चुकाएगा, ठीक है, जब बैंक लिख के दे देता है भाई इससे हमारा लोन हमारे पास नहीं आएगा। ठीक है, जब बैंक ये लिख देता है
इस व्यक्ति के बारे में जिसने लोन लिया था बैंक से, कि इसके बारे में लिख देता है कि भाई ये आदमी चला गया, या ये आदमी उम्मीद है पूरी की पूरी कि ना तो हमारा लोन का पैसा देगा ना ही ब्याज देगा, ठीक है, और बैंक लिख के देता है इस बारे में, तो उसको बोलते हैं रिटर्न ऑफ एसेट, ठीक है। मतलब वह एसेट जिसके बारे में बैंक ये मान लेता है कि जो वो लोन लेने वाला है वो हमारा लोन का भुगतान नहीं करेगा, उसको बोलते हैं रिटर्न ऑफ एसेट। और बैंक की जो बैलेंस शीट होती है ना, वो ये शो करती है कि रिटर्न ऑफ एसेट की जो हमें रिकवरी हुई है ना, वो हम किसी और अन्य रिसोर्सेज से कर लेंगे, ठीक है। सिंपल सा बात है, रिटर्न ऑफ एसेट का सीधा सा मतलब होता है कि भाई ऐसा है, बैलेंस शीट को साफ करना, ठीक है, ना कि लोन को माफ़ करना। इट मीन्स ये है कि अब हमको पता चल गया भाई ये भाग जाएगा, रिटर्न ऑफ एसेट से हमें पता चला कि ये जो है लोन लेने वाला ये भाग जाएगा, ये हमारे लोन का नहीं देगा, बट इसका कुछ ना कुछ हमारे पास गिरवी रखा होगा। लोन तो ऐसे नहीं देता कोई मुँह उठा के चले जाओ लोन दे दो। यदि आपको 20 लाख का लोन चाहिए तो आपसे पहले 25 लाख की चीज़ें अपने पास रखवाएंगे, चाहे वो ज़मीन के पेपर हो चाहे किसी चीज़ के पेपर हो, ठीक है। तो उन्हें पता है कि वो भाग गया, तो वो जो आपने पेपर दिए हैं ना, जो आपने गिरवी रखे हैं, बैंक वहाँ से पूर्ति कर लेगा लोन की, ठीक है। इससे क्या होगा, उनकी जो बैलेंस शीट है, जो इनकी बैलेंस शीट बनती है ना, भाई किसका कितना ऋण दिया, कितना लिया, कब देगा, कितना इंटरेस्ट आया, उसको ये साफ़ कर देते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि लोन माफ़ कर दिया, लोन माफ़ नहीं करा, उन्होंने अपनी रिकवरी कर ली भाई आपके पैसे से, जो आपने गिरवी रखा था ना उससे रिकवरी कर चुके हैं वो, ठीक है। उसको बोलते हैं आपका ये जो बैलेंस शीट को क्लियर करना। और रिटर्न एसेट मैंने बोल दिया, रिटर्न एसेट वो एसेट है, रिटर्न एसेट वो होता है जब बैंक लिख के दे देता है कि भाई इस व्यक्ति को हमने लोन दिया है और वहाँ से लोन की रिकवरी नहीं हो पाएगी, इसलिए उसने जो भी गिरवी रखा है उससे हम अपनी रिकवरी पूरी करेंगे, ठीक है, उसको बोल, ठीक है। चलिए अब एक टर्म पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं स्ट्रेस्ड एसेट। क्या होता है स्ट्रेस्ड एसेट क्या होता है, समझ रहे होंगे, हिंदी में बोलेंगे दबाव युक्त परिसंपत्तियाँ, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि स्ट्रेस्ड एसेट जो है वो बराबर होता है, एक तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया हमारी, ठीक है, प्लस एक रिस्ट्रक्चरिंग हो गया, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन, प्लस एक हो गया आपकी रिटर्न ऑफ एसेट। इन तीनों का जोड़ कहलाता है आपका स्ट्रेस्ड एसेट, ठीक है। ध्यान रखना क्या क्या शामिल होता है। एनपीए हम पढ़ चुके हैं, एनपीए वो होता है जिसका 90 दिन के अंदर अंदर भुगतान नहीं हुआ है किसी भी एसेट का या लोन का। रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन वो होता है जो रिकवरी करने के लिए बैंक दर में आपकी लोन रेट में इंटरेस्ट रेट जो होती है उसको कम भी कर देता है, ठीक है। वो साथ से साथ आपकी जो टाइम पीरियड है पेमेंट करने की कस्टमर की उसको भी वो बढ़ा देता है कि भाई लोन लेके कोई भागे ना, या हमारा वो एसेट जो है वो एनपीए में ना शामिल हो, ठीक है। फिर एक तो रिटर्न ऑफ एसेट कि आदमी बैंक लिख के दे देता है आदमी के बारे में कि भाई ये इसके हम रिकवरी नहीं कर पाएंगे, ठीक है, या ये भागेगा, ये हमें भुगतान नहीं देगा, इसलिए इसने जो गिरवी रखा है वहाँ से हम अपना क्या कर ले, रिकवरी कर ले, ठीक है। तो ये होता है स्ट्रेस्ड एसेट के बारे में, ठीक है। अब एनपीए का रिजल्ट क्या पड़ेगा, देखो एनपीए के रिजल्ट इकोनॉमी पे क्या पड़ेगा, जो हम एनपीए है उसका रिजल्ट जो होगा वो हमारी इकोनॉमी में कैसा होगा, कुछ पता है? वो हमारी इकोनॉमी में नेगेटिव इफेक्ट दिखाएगा। कैसा दिखाएगा? नेगेटिव इफेक्ट दिखाएगा, है ना। सीधी सी बात है, एनपीए यदि बढ़ रहा है तो रिजल्ट इकोनॉमी में कैसे रहेगा? नेगेटिव रहेगा। कैसा रहेगा? नेगेटिव, ठीक है। अब रिजल्ट में कहाँ का इफेक्ट पड़ेगा? जैसे इकोनॉमी पर इफेक्ट पड़ेगा। किस पे पड़ेगा? इकोनॉमी पे। इफेक्ट ऑन इकोनॉमी, ठीक है। अब क्या हो गया, मान लो अब बैंक ये देख रहा है कि भाई
हम जिसको लोन दे रहे हैं, मान लो 80% लोगों को लोन, सपोज दैट बैंक है ये, बैंक ने 80% लोगों को लोन दिया। कितने को? 80% लोगों। बट लोन का जो चुकता किया है, जिसने लोन भरा है पूरा बैंक को, वो सिर्फ भरा है 30% लोगों ने। ठीक है, 50% लोन तो एनपीए में चला गया, और जब एनपीए में जाएगा तो कहीं ना कहीं बैंक को तो लॉस हो गई भाई। बैंक तो निगेटिव में जाएगा ना, पॉजिटिव में तो नहीं जाएगा। जब बैंक निगेटिव में जाएगा तो बैंक अपनी पॉलिसी को थोड़ा टाइट करेगा। लोन देने की जो पॉलिसी होगी, जो लोन पॉलिसी होगी बैंक की, वो क्या होगी? अब टाइट होगी भाई, वो स्ट्रॉन्ग करेगा उसको। ठीक है, या बोलो फ्लेक्सिबल नहीं करेगा, उसको टफ कर देगा। ठीक है, मैं बोलो लोन जो पॉलिसी है वो उसको थोड़ा सा क्या करेगा? स्ट्रॉन्ग कर देगा। ठीक है, या बोलो डिफ़िकल्ट कर देगा कि हर किसी को लोन नहीं मिले। और जब हर किसी को लोन नहीं मिलेगा तो जब लोन पॉलिसी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो इन्वेस्टमेंट कैसा होगा? कम हो जाएगा। ठीक है, यदि लोन पॉलिसी हार्ड कर दी गई, स्ट्रॉन्ग की जगह हार्ड, यदि लोन पॉलिसी हार्ड कर दी गई तो इन्वेस्टमेंट कैसा होगा? कम हो जाएगा। जब इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा तो प्रोडक्शन कैसा होगा? ये भी कम हो जाएगा। ठीक है, प्रोडक्शन कम होगा तो एम्प्लॉयमेंट क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो लोगों की सप्लाई भी कम होगी, सप्लाई भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह हम बोल सकते हैं कि हर चीज़ कम हो रही है। इन्वेस्टमेंट कम हो गया, प्रोडक्शन कम हो गया, एम्प्लॉयमेंट कम हो गया, सप्लाई कम हो गई। तो ये सब पॉइंट्स क्या दिखा रहे हैं कि इफ़ेक्ट कर रहा है इकोनॉमी को एनपीए। यदि रिजल्ट जो है एनपीए का नेगेटिव रहता है, ठीक है, तो इफ़ेक्ट इकोनॉमी पर कैसा पड़ता है? वो नेगेटिव ही पड़ेगा। मैंने आपको बता दिया क्यों पड़ेगा, कैसे पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि बैंकों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब तक तुमने इस पर इफेक्ट देखा इकोनॉमी पे, ठीक है, इफेक्ट ऑन इकोनॉमी। अब इफेक्ट ऑन बैंक देखते हैं। ठीक है, एनपीए का इफेक्ट बैंक पर क्या पड़ रहा है भाई? इसकी एक तो रिटर्न, बैंक का जो रिटर्न ऑन एसेट है, एक तो वो कम हो जाएगा। मतलब रिटर्न ऑफ एसेट, जो एसेट का जो रिटर्न आ रहा था, बैंक को जो रिटर्न मिल रहा था लोन देने के बदले, जो रिटर्न मिल रहा था तो कम हो गया। पहली बात एनपी है, क्योंकि नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, लोग इंटरेस्ट देंगे नहीं तो बैंक का रिटर्न बढ़ेगा कैसे? वो तो कम ही हो जाएगा, सिंपल बात है। सेकंड पॉइंट, जो बैंकों की मार्केट में क्रेडिबिलिटी है ना, वो भी घट जाएगी। ठीक है, बैंक की जो क्रेडिबिलिटी है, सॉरी, क्रेडिबिलिटी ऑफ बैंक जो है वो भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, दूसरी बात, बैंकों के पास मनी सप्लाई कम हो जाएगी, क्योंकि बैंक के पास जब पैसा नहीं आएगा तो वो क्रेडिट क्रिएशन कैसे करेगा? वो नए लोन कैसे बनाएगा? है ना, क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी क्या हो जाएगी? भी कम हो जाएगी, क्योंकि उसको तो इंटरेस्ट मिल ही नहीं रहा भाई। इंटरेस्ट मिलता, जो लोन दिए गए यदि उनसे उसको ब्याज मिल जाता तो उस नए ब्याज के पैसे से वो और लोन देता। बट जब उसको ब्याज ही नहीं मिल रहा है तो वो लोन का क्रिएशन कैसे करेगा? तो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, सिंपल सी बात। ठीक है, न्यू रिसोर्सेज नहीं बैंक बना पाएगा, क्योंकि उसके पास अब क्या नहीं है भाई, उसके पास तो रिटर्न आ नहीं रहा ना, उसके पास तो पैसा आ नहीं रहा। जो पैसा आ रहा था वो लोन में दे दिया। ठीक है, न्यू रिसोर्सेज में कमी आएगी। ठीक है, तो ऐसे बैंक इफेक्ट होता है एनपीए के द्वारा। ठीक है,
अब एनपीए से बचने के लिए या एनपीए के लिए जो सॉल्यूशन लाया आरबीआई, ठीक है, या बोलो वो एनपीए से बचने के लिए जो सॉल्यूशन आया उसको बोलते हैं सरफेसी एक्ट। सरफेसी एक्ट 2002, ठीक है। इस एक्ट की इस एक्ट की जो खास बात थी, जो खास बात थी वो यह थी कि यह एक्ट ना बैंक को एनपीए की सिचुएशन में जो हमारे जो कस्टमर है उनकी जो एसेट है उनका क्या करने को बोलता है, उनको अपने अंडर ले लेता है, ठीक है, ठीक है, समझ रहे, और वहाँ से वो रिकवरी करता है, ठीक है। सरफेसी एक्ट क्या बोलता है, सपोज दैट सरफेसी एक्ट बोलता है कि एक बैंक है, ये कस्टमर है, कस्टमर को लोन चाहिए था, बैंक ने लोन दे दिया 10 लाख का, ठीक है, कस्टमर को लोन दे दिया, ठीक है। अब हुआ ये, अब ये लोन लेके भाग गया, ठीक है, क्या है, ये लोन लेके भाग गया, या सिंपल सी एक बात, इसने लोन दिया, इसने अपने घर के कागज़ रख दिए, क्या रख दिए, प्रॉपर्टी के कागज़, प्रॉपर्टी पेपर रख दिए, ठीक है। इसने बोला ठीक है जी, मैं आपको 10 लाख रुपए प्लस 10% का आपका इंटरेस्ट रेट मैं दे दूंगा और ये मेरी आप प्रॉपर्टी ले लीजिए, ठीक है। प्रॉपर्टी, अब बैंक है, बेवकूफ़ तो है नहीं कि 10 लाख की प्रॉपर्टी ही रखेगा पेपर में, भाई 10 लाख दे रहे हैं आप और 10 लाख का ही मैं आपको लोन दे रहा हूँ और 10 लाख की आप मुझे प्रॉपर्टी के पेपर दे रहे हो, तो इससे तो मुझे नुकसान हुआ, है ना। तो बैंक क्या बोलता है कि भाई इससे ज़्यादा दो, तो इसने 15 लाख की प्रॉपर्टी के पेपर रखे थे, ठीक है। अब ये मान लो ये घाटे में है, ये भाग गया या ये घाटे में चल रहा है, ठीक है, ये एनपीए में शामिल आ गया, ये अब एनपीए में आ गया, ये आदमी किस में आ गया, एनपीए में आ गया। जब ये आदमी एनपीए में आ गया तो अब बैंक के पास क्या रास्ता बचा, अब सरफेसी एक्ट आ गया। सरफेसी एक्ट बोलता है ठीक है भाई, आप अपने लोन की रिकवरी ना वो यहाँ से कर लो, जिस कागज़ के आधार पर या जिस भी प्रॉपर्टी या एसेट के आधार पर आपने उसको लोन दिया था वो उसकी रिकवरी यहाँ से करो, ठीक है। तो ये सरफेसी एक्ट बोलता है, ठीक है। तो सरफेसी एक्ट सीधा बोलता है, ये बोलता है कि भाई ऐसा है, जब हम एनपीए की स्थिति में हैं तो हम कस्टमर की जितनी भी परिसंपत्ति या प्रॉपर्टी है उसको हम अपने अंडर में लेकर, ठीक है, और वो अंडर में लेने की प्रक्रिया किसके तहत होती है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, किसके अंडर में होती है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तहत ये क्या करता है, सरफेसी एक्ट क्या बोलता है कि आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तहत अंडर में रहते हुए कस्टमर की जितनी प्रॉपर्टी से जो वसूली हो रही है, जितनी आपको चाहिए वो कर लीजिए, ठीक है, या उसकी ज़मीन को रख लीजिए। ये एक सिस्टम है, जब तक वो लोन नहीं चुका देता, या अपने लोन की रिकवरी उस चीज़ से कर लीजिए, ठीक है। इसमें जुडिशरी भी इंटरफेयर नहीं करेगी, ठीक है। ये होता है आपका सरफेसी एक्ट, और वो भी 30 दिनों के अंदर, 30 डेज़ के अंदर ये रिकवरी आपको करनी होगी। कितने दिन के अंदर, 30 डेज़ के अंदर, ठीक है। ये होता है एनपीए का सरफेसी एक्ट, ठीक है। चलिए आज इतना ही रखते हैं इस लेक्चर को। आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। चलिए, गुड नाइट।